तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द परी शो, जहां हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके मतलब की बात, आपके देश की बात, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी म्यूजिक के बजाए हुए, बिना आपका समय और एनर्जी वेस्ट किए हुए हम स्पष्ट, सरल और संक्षेप में आपको बताते हैं कि आखिर आपके मतलब की बात क्या है। और आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। और आप सब्सक्रिप्शन बटन दबा के आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। आपने इतने सारे शेयर्स जो फेसबुक पे किए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और हम सब लोग आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और आप लोगों की प्रति कृतज्ञता जाहिर करना चाहते हैं कि आपने इतने ज़्यादा लाइक्स और शेयर जो फेसबुक पे किए हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जितना इंटरेस्ट मुझे खबरें बताने में आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आपको कहानी के तौर पे सुनने में आ रहा है, जो एक नया सिस्टम एक तरह से कायम हो रहा है, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आगे बढ़ते हैं आज की खबरें। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कंगना रनौत के घर के दहने पे और बीएमसी द्वारा की गई कार्यवाही पे उन्होंने निशाना साधा है। शिवसेना को घेरे में लिया है एक तरीके से। बीजेपी के नेता रह चुके हैं ये, बीजेपी के नेता है ये। तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है शिवसेना को कि अगर घर गिराना था तो सबका गिराया जाना था। बदले की भावना की वजह से घर गिराना गलत बात है। आप दाऊद का घर नहीं गिराते, लेकिन कंगना का घर गिरा दिया गया। इसके लिए उन्होंने शिवसेना को घेरे में लिया है। शिवसेना के हाथ से बाजी हुई, फिसलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस बारे में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि कैसे कंगना रनौत का घर ही सिर्फ तोड़ा गया। और भी इतनी सारी एप्लीकेशंस, इतनी सारी कंप्लेंट्स जो है बीएमसी में आती है हर महीने, हर साल, लेकिन उन पे कोई सुनवाई नहीं होती। अकेले कंगना रनौत का घर ही क्यों गिराया गया है? तो इस चीज को लेके काफी सारी खबरें सामने आ रही है। रिलायंस रिटेल जो है अमेजोन को 40% शेयर बेचने वाला है, जिसकी कीमत आपको बता दूं कि $20 अरब है। मतलब इसके पहले, एक महीना पहले रिलायंस ने बिग बाजार को अपने अंडर में किया था, बिग बाजार को खरीदा था, जो एक फ्यूचर ग्रुप का बहुत बड़ा रिटेल स्टोर है, उसको रिलायंस ने खरीदा था एक महीना पहले। लेकिन अब रिलायंस ने जो है अमेजोन को 40% हिस्सेदारी देने का मन बनाया है और अमेजोन ने उसको एक्सेप्ट किया है और अमेजोन उसके $20 अरब रिलायंस इंडस्ट्री को देने को तैयार है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। और सीरो सर्वे के हिसाब से हम देखेंगे, आईसीएमआर ने जो कराया था, आईसीएमआर ने बताया था कि मई में जब 2 लाख केसेस थे, मई के एंडिंग में जब 2 लाख केसेस थे, उस समय इन्फेक्टेड लोग 64 लाख थे। जो अब खबर निकल के सामने आई, उस समय संक्रमितों की संख्या 64 लाख थी मई के समय में, जब सिर्फ 2 लाख लोगों को संक्रमित बताया जाता था। सीरो सर्वे की, आईसीएमआर की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर एक तरफ तो हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा कोरोना का कहर है कि बताया जा रहा है कि अभी एक्टिव केस जो है वो करीब 9,46,000 जो है अभी करंट में मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो 9,46,000 जो है एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं कोरोना के। और करीब 1500 से 2000 लोगों की रोज डेथ्स हो रही है। और आज तो डेथ्स की जो नंबर्स है वो बढ़ गए हैं। आज के जो नंबर्स है, 2300 लोगों की डेथ हो गई पिछले 24 घंटे में, जो एक शॉकिंग डिस्कवरी है, शॉकिंग प्रोग्रेस है जो ऐसा हो रहा है। और उसके बावजूद भी दिलीप घोष जो बीजेपी के नेता हैं पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी है वहां पर मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि ममता जो है दिखावा करती है, नाटक करती है, लॉकडाउन लगाती है ताकि बीजेपी बैठक ना कर सके, बीजेपी रैली ना कर सके। कोरोना तो चला गया है, लेकिन ममता जो है वो लॉकडाउन का दिखावा करती है, नाटक करती है और हमें रैली नहीं करने देती है। तो उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वो बीजेपी के बैठक को रोकने के लिए ऐसा कर रही है, कोरोना तो चला गया है। तो ये बीजेपी नेता दिलीप घोष, उनकी समझ है जो देखने में सामने आ रही है। एक तरफ तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो बहुत सारी रक्षा समितियों के साथ में बैठकें कर रहे हैं चीन और इंडिया वॉर को लेके। दूसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग ही के साथ में बीती रात 2 घंटे की बैठक की है। ये बैठक संघाई सहयोग परिचित की बैठक थी, जिसमें दोनों देशों के बीच में सीमा के प्रबंधन और मौजूदा समझौतों के तहत प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात सामने आई है कि कोई भी अगुवाई नहीं करेगा लड़ाई की। ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वॉर हो और जन धन की हानि हो और तमाम लोगों की जो
जाने हैं वो वार में चली जाए। वैसे ही हमारी जीडीपी जो है 30% -30% के आसपास है, बताया जा रहा है इससे भी ज़्यादा गिरी हुई है, क्योंकि अभी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़े आने बाकी है। भारत ने जापान के साथ में जो है सहयोग बढ़ाने के लिए जापान के साथ में सैन्य सहयोग का समझौता कर लिया है, और सैन्य समझौता जो है प्रशांत महासागर में चीन का प्रभुत्व कम करने के लिए, चीन के प्रभुत्व से बचने के लिए भारत और जापान ने ऐसा सैन्य समझौता किया है, जो भारत जो है जापान के साथ में 6वीं बार ऐसा कर चुका है। जापान ऐसा 6वां देश है जो भारत के सैन्य समझौते के तहत करार किया है जापान ने। इसके पहले भारत अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ भी ऐसे समझौते कर चुका है, सैन्य समझौते कर चुका है। मतलब भारत अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है सैन्य समझौते के चलते, तो ये चीज निकल के सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती की जो बैल याचिका है गुरुवार को वो सत्र न्यायालय द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है। जो उनकी उसको जमानत याचिका हम कहेंगे रिजेक्ट कर दी गई है। उनके साथ साथ सैमुअल मिरांडा और सोवी चक्रवर्ती की बेल याचिका भी, बेल की अर्जी भी रिजेक्ट कर दी गई है। और इन्होंने इनकी जमानत रिजेक्ट होने के बाद में हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। अभी रिया चक्रवर्ती जो है भाईंदर जेल में ही इंद्राणी मुखर्जी की सेल में रहेगी, तो ये खबर निकल के सामने आ रही है। कंगना रनौत के घर टूटने पर रामदास अठावले जो है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो केंद्रीय मंत्री है रामदास अठावले ने जो है कंगना को बेचारी बताया, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के यहाँ जाकर कंगना के घर पे जो बीएमसी की कार्रवाई है उसके लिए मुआवजे की बात की है। तो कंगना रनावत को शायद उनके घर का मुआवजा मिल जाए अगर राज्यपाल ऐसा चाहते हैं तो। केंद्र तो चाहती है, राज्यपाल और केंद्र तो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो मेरे ख्याल से कंगना को घर का मुआवजा मिल जाना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी जो बेइज्जती हो रही है, जो एक मोहरा और एक प्यादा बना के जो उनको मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो अपने आप में एक बहुत ही कॉमेडी का सब्जेक्ट है। क्योंकि जहाँ पर देश में बेरोजगारी की बातें चल रही है, मैंने आपको जैसे बताया आज लाइव शो में कि किस तरह से हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स का मूवमेंट 17 तारीख को चलने वाला है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के बर्थडे के दिन हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट डे घोषित किया गया है कुछ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा। और हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी डिग्री या अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जलाने वाले हैं। जैसे महात्मा गांधी का स्वतंत्रता के लिए जो आखिरी आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, तो वो भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी असहयोग आंदोलन बोल रही, वो तो अफ्रीका का था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो आखिरी आंदोलन था महात्मा गांधी का, उसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए महात्मा गांधी ने कहा था। उसी तरह से बच्चे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जलाएंगे। शायद ये आंदोलन तीसरा आंदोलन होगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। ये तीसरा, मतलब पूरा हफ्ते 10 दिन हो जाएंगे, जो है ये तीसरा आंदोलन होगा बच्चों का। इससे पहले बच्चों ने जो है ताली थाली बजाई थी 5 बजे 5 सितंबर को आई थिंक। उसके बाद में बच्चों ने वो कैंडल्स जलाई 9 तारीख को, कैंडल्स वैंडल्स जलाई और बताया कि हमारे घरों में अंधेरा है, हम अनएम्प्लॉयड है। और बिहार में और यूपी में ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, ये पूरा जो भी इन्होंने बच्चों ने सोचा था पूरा सक्सेसफुली इन्होंने निभाया इसको। और इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली है बच्चों को ऐसा करने से। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी थे, तेजस्वी यादव आरजेडी से थे, बिहार से आरजेडी पार्टी के नेता। उनकी मम्मी के साथ में, राबड़ी यादव के साथ में, उन्होंने अपनी छत पे जो है कैंडल्स जलाकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। और राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जम के तारीफ की कि ये बहुत अच्छा एक तरह से मुहिम बच्चों के लिए चलाई है। अभी तीसरा आंदोलन बच्चे जो करने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के तहत। तो इतने सारे जो मुद्दे हमारे देश में, इतनी ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो है वो बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से रोज़ मर रहे हैं, करीब हमारे 2000 लोग रोज़ कोरोना की वजह से मर रहे हैं। इन सब चीज़ों के चलते हुए अर्नब गोस्वामी जो है वो रिपब्लिक, नाम तो चैनल का रिपब्लिक है, लेकिन बहुत ही नॉन एक्सेप्टेबल काम कर रहा है और बहुत ही तू तड़ाक की भाषा में कंगना और अर्नब जो है एक अपनी बेवकूफ़ी का परिचय पूरे मीडिया में और पूरे समाज में दे रहे हैं, जो एक बहुत ही घटियागिरी की बात है। खैर, हम अपने मुद्दे पे बात करते हैं।
इसके बाद मैं आपको कल जो वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, कल मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है, और सत्ता में बैठे हुए जो लोग होते हैं वो किस तरह से अपना एक स्टाइल में रहते हैं, और किस तरह से उनका ठाट बाट, और किस तरह से वो जो एक टशन उनका जो होता है वो कैसे होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि एक अंधभक्त की एक इमेज मैंने देखी थी, जहाँ पे 100 साल बाद अंधभक्त के अगर कंकाल मिलेंगे जमीन से तो वो कटोरा लिए हुए कैसे मिलेंगे। तो वो मैंने फोटो देखा और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इट वॉज वेरी फनी कि अंधभक्त ऐसे कटोरा लेके एकदम दांत वात बाहर निकले हुए उनके कंकाल मिलेंगे 100 साल बाद। जो मोदी के अंधभक्त हैं उनकी बात है। और टेलीग्राफ की रिपोर्ट है कि व्हाट वी वांट रिटर्न ऑफ नॉर्मल लाइफ। तो टेलीग्राफ ने काफ़ी कुछ छापा है जो बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। द हिंदू और हिंदू एक्सप्रेस और टेलीग्राफ, ये तीनों पेपर अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको जेन्युइन खबरें मिलेगी। उसके अलावा हमारे देश के किसी भी पेपर में अनएम्प्लॉयमेंट या इस तरह के कोई भी मुद्दे कोई भी बताने को तैयार नहीं है। और हमारे देश में किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, किसी भी न्यूज़ चैनल के पास फुर्सत नहीं है कि देश के मुद्दों को देखें। ये कंगना और रिया हम सब चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है, देश चाहता है कि सुशांत सिंह, कंगना और रिया बने रहे। कोई नहीं चाहता कि देश कोई पॉजिटिव है ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं कि देश के लिए कुछ त्याग और बलिदान दिया जाए और TRPs कम करके देश के असली मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। कोई भी नहीं चाहता कि देश के मुद्दे, सरकार के मुद्दे सामने लाए। कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं चाहता कि अपने थोड़े से TRP को कम करके, एडवर्टाइजर्स को कम करके देश की एकता, अखंडता और देश की तरक्की के लिए काम किया जाए। कोई भी ऐसा नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कंगना को देखना, सब लोग चाहते हैं 2-4 हीरोइनें और आ जाएगी, इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। तो उससे क्या होने वाला है देश का? देश चलता है बुद्धिजीवियों की वजह से, देश चलता है संयम की वजह से, देश चलता है लगन की वजह से, देश चलता है बहुत सारे समझदार डिसीजंस की वजह से देश चलता है, जो आजकल के दुनिया में, आजकल के माहौल में देखने को नहीं मिल रहा है।